बाऊंगी। अदम एतमाद आ गई, वज़ीर आज़म भी बन गए, वोटिंग भी हो गई, अब आ गई है काम की बारी। आपके ख्याल में हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं क्या? चैलेंजेस सबसे बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस तो हैं अपनी जगह, लेकिन अभी तो पहला चैलेंज ये है कि अगर अपोजिशन रिज़ाइन कर देती है, जैसे उन्होंने अनाउंस कर दिया है, फॉर्मल हो जाता है, तो सबसे पहला होगा कि हाउस का क्या करना है। गवर्नमेंट के पास तो एक ही ऑप्शन है कि आप बाई पोल्स करवाएं, बाई इलेक्शंस करवाएं। बाई इलेक्शंस कराएंगे तो इनको स्टैगर्ड करवाने पड़ेंगे, टुकड़ों के अंदर करवाना पड़ेंगे। अपोजिशन ज़ाहिर है उसको रेजिस्ट करेगी सड़कों पे, उसमें दंगा फसाद होगा, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाई जाएगी। बिकॉज अपोजिशन का छोड़ के उन्हीं पे रिकंटेस्ट करने की लॉजिक बनती नहीं है। और गवर्नमेंट वैसे काम तो चला सकती है, लेकिन हाउस कमेटीज़ बननी है, सब कुछ बनना है, परसेप्शन वो। और अगर कोई इन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स में, लोकल गवर्नमेंट कह रहा हूँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में भी अगर रिज़ाइन कर दिया, वो एक और एडिशनल बर्डन होगा। मेरा नहीं ख्याल कि केपी में भी रिज़ाइन करेंगे, वो उनकी पावर बेस है, लेकिन पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, वहाँ तो थोड़ी सीट्स हैं, पंजाब में एक सिग्निफिकेंट नंबर है। सो ये अब बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट होगा। दूसरा, आज उन्होंने एक जो इंदिया दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, एक तो इतनी अरसे की आदत पड़ गई भी अपोजिशन लीडर कहने की, शहबाज साहब को तो अभी सब 30 साल से वो इंतज़ार कर रहे थे वज़ीर आज़म बनने का, तो हमें कोई 30 घंटे तो लगेंगे गेटिंग यूज टू इट कि वो वज़ीर आज़म है। तो उन्होंने आज दिया कि जी ये जो सा लेटर है, इसकी भी हम चाहते हैं कि सच्चाई सारे में खुल के आ जाए। इसका मतलब इन्वेस्टिगेट होगा। वो अगर होता है तो वो एक एडिशनल क्राइसिस होगा। वो इसलिए कि जिस तरह उस पर फैसले हुए हैं कैबिनेट के अंदर, वो बड़े सीरियस वायलेशंस हुई हैं कुछ रूल्स की। ख़ास तौर पे जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली वज़ीर आज़म को बता दिया गया कि आप इसको नहीं शेयर कर सकते। लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट है जो आपका स्टेट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है। दूसरा, आज मैं सुन रहा था डिप्टी स्पीकर ने कहा कि देखें ये जो है वो कर दिया इन्होंने डीक्लासीफाइड। वैसे उन्होंने उसको एक नया लफ्ज़ ईजाद किया था, डिसक्लासीफाइड कह दिया था, बट एनीवे डीक्लासीफाइड कर दिया और मैं ये दिखाया उन्होंने, और अब मैं चीफ जस्टिस को भेज रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि ये भी गलत बयानी है, कैबिनेट ने डीक्लासीफाई नहीं किया। और वो क्यों नहीं किया? क्योंकि इस एक्ट के अंदर गुंजाइश ही नहीं है डीक्लासीफाई होने की, जो पाकिस्तान का लॉ है। ये अमेरिका और दूसरे मुल्कों में है, ममालिक में है, उनका 30 ईयर्स का एक होता है, उसके बाद डिफरेंट फेजेज़ होती हैं। तो ये डीक्लासीफाई हुआ ही नहीं हुआ। और ये मैं इसलिए कह रहा था कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेकेंड मीटिंग हुई, जो जुमेरात वाली रात को कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली डिटेल में ये सारी बात दोबारा हुई। और ये तमाम चीज़ें पहली मीटिंग के दूसरे मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बने हुए हैं, और उनमें बड़ा वाज़े तौर पे है कि, और जब सेकंड मीटिंग हुई तो उसके अंदर नाज़रीन से शेयर करते हैं, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक बाबर अवान साहब ने बड़ा इंसिस्ट किया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के वो एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर के, स्पेशल असिस्टेंट थे, एडवाइज़र थे, आइदर स्पेशल असिस्टेंट आई थिंक। तो उन्होंने बड़ा उस पर किया, शीरी मज़ारी बड़ा बोली, और एक जगह तो उन्होंने इस किस्म की बात भी की कि ये आप ये ब्यूरोक्रेट्स की बातें छोड़ें, ये तो हमेशा हमें मना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब ये ब्यूरोक्रेट्स वो हैं जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं। और सेकंड बड़ी इंटरेस्टिंग कैबिनेट मीटिंग इसलिए भी थी कि उसमें ना लॉ सेक्रेटरी को बुलाया गया था, ना फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाया गया था। सो इट वाज क्वाइट फ़नी। और उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद ये एक फ़ैसला हुआ, सब कुछ। तो जब ये बातें खुलेंगी तो ये इमरान खान साहब के लिए कल को गवर्नमेंट बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। बिकॉज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में मिनिमम 3 साल की सज़ा है, डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। देखिए, एक मसला तो है, कल का जो निकले हैं क्राउड्स बड़े ज़बरदस्त निकले हैं पीटीआई के, पूरे शहरों में निकले हैं, ज़बरदस्त पैशनेट क्राउड्स थे। तो जो इमरान खान की एक सोच है कि मैं इतना क्राउड्स ले आऊँ सड़कों पे, तो प्रेशर जो डाल दिया जाए तो शायद न्यूट्रल इदारों को भी सोचना पड़े। मैं अब एक सेंसिटिव बात करने लगा हूँ। देखें क्या पोजीशंस क्या हैं। इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले अपने कुछ करीबी रुफ़का से बात करते हुए उन्होंने इस बात का कहा कि देखें मेरे साथ तो हाथ हो गया। पहले नवाज शरीफ साहब को भिजवा दिया दोस्तों ने, फिर शहबाज शरीफ की ज़मानत करा दी, फिर उनका ख्याल है कि जो केसेस में स्लो हुआ काम, वो नैब के लॉयर्स की कैपेसिटी या इन्वेस्टिगेशन की नहीं है, वो केसेस स्लो करवा दिए गए। तो उन्होंने कहा मेरा तो बयानिया मरवा दिया सारा, मेरा अकाउंटेबिलिटी का बयानिया था, तो वो पावर्स दैट बी ने मेरा बयानिया मरवा दिया। तो ठीक है, जब मेरा ये सारा कुछ कर दिया तो ये तो मुझे समझ आ गई है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलनी, तो अब मैं अपनी टर्म्स पे खेलूँगा। तो इमरान खान साहब इस वक्त फुल एक कॉन्फ्रंट्रेशन मूड में चले गए में,
اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر میں اتنا پریشر اسٹریٹ پہ کھڑا کر دوں کہ مجبور ہو جائے ادارے ارلی الیکشنز میں. اب ان کو صرف ارلی الیکشنز نظر آتے ہیں. آج یعنی وہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے والی پالیسی نہیں, اس کو اس طرح کیا کہ ڈسپس کرنا آئی تھنک زیادتی ہوگی. نہ کھیلنے کی بات نہیں ہے کہ کچھ آپ پولیٹیکل فیصلے کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس نظام میں اس وقت جس طرح ایکویژن بنی ہوئی ہے, میں سسٹم سے باہر ہوں, تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں سسٹم کو مجبور کر دوں گا مجھے واپس انوالو ہونا پڑے. کھیلنے نہ کھیلنے وہ اور بات ہو جاتی ہے. لیکن اب دیکھیے ہوگا کیا. آج جو تقریر سنی ہے وزیر اعظم کی, اس سے تو کلیئر نظر آتا ہے کہ یہ جلدی الیکشن کے موڈ میں ہے ہی نہیں. وہ لانگ ٹرم اکنامک پالیسیز کی بات کر رہے ہیں, وہ لانگ ٹرم اس کی فورن ریلیشنز کی, اور نئی گورنمنٹ کا خیال ہے کہ ہمیں سپورٹ ملے گی, ہمیں سعودی عربیہ سے, امریکہ سے, چائنا سے سپورٹ ملے گی, جو ہمیں وہ بیڈلی نیڈڈ فائنینشیل کوشن مل جائے گا, جو ہم تھوڑا سا امپیکٹ میٹیگیٹ کر دیں گے مہنگائی میں, ان تمام چیزوں میں. اور یہ عمران خان کو بھی پتہ ہے, اور انہوں نے اپنی میٹنگ سے بھی کہا ہے, بیکاز ان کے خیال میں تو سازش ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں دیکھ لینا, ان کو امریکہ سے بھی مدد ملے گی, فلانی بھی ملے گی. سو اب یہ بڑا بیلنس ہے. اب دیکھنا یہ ہے اگر سنڈے ٹو سنڈے, ابھی انہوں نے کہا ہے ہمیں, اگر تو سنڈے ٹو سنڈے چلا, عمران خان بھی بولنا شروع ہو جائے, میرا خیال ہے مجھے سنڈے ٹو سنڈے کی فریکوینسی کم ہوتی